अगर एक भी जुबान तूने मुझे और कुछ बोला ना तो तुझे अभी घसीटते हुए लेके जाऊंगा और किसी की औकात नहीं है कि तुझे आज बचा ले। इस दरोगा का वो हाल करूंगा कि ना तो ये चल सकेगा ना ही ये लेट सकेगा। इसकी मैं नस नस तोड़ दूंगा। दोस्तों, कहते हैं कि एक मां के आंसू जब जमीन पर गिरते हैं तो पूरा ब्रह्मांड ही डोल जाता है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रत्नपुर की है। सुबह के 7 बज रहे हैं। बाजार में भीड़ जुटने लगी है। फागुन का महीना है और हवा में होली की आहट है। धूल, शोर और गर्मी के बीच एक 60 साल की बुजुर्ग महिला जिनका नाम रामा देवी है, अपनी छोटी सी रेहड़ी के पास रंगों और गुलाल की ढेरी सजाकर खड़ी है। रामा देवी के चेहरे पर झुर्रियां तो हैं, लेकिन आंखों में एक स्वाभिमान है। उनके पति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका बेटा विक्रम सिंह भारतीय सेना में मेजर है और कश्मीर की बर्फीली चोटियों पर देश की पहरेदारी कर रहा है। रामा देवी चाहती तो घर पर आराम कर सकती थीं, लेकिन वह कहती हैं, मेरे बेटे की कमाई देश की सेवा के लिए है और मेरी मेहनत मेरे आत्मसम्मान के लिए है। तभी बाजार की वह शांति एक कारी पुलिस अफसर इंस्पेक्टर दिग्विजय राणा अपनी जीप से उतरता है। उसके चेहरे पर सत्ता का नशा और वर्दी का घमंड साफ दिखाई देता है। वह बाजार में वसूली के लिए निकला है। चलते चलते उसकी नजर रामा देवी की रंगों वाली रेहड़ी पर पड़ती है। वह बिना कुछ पूछे गुलाल के सबसे महंगे पैकेट और अबीर उठाने लगता है। 1, 2, 3 वह करीब 2 किलो रंग अपने थैले में भर लेता है। रामा देवी धीमी और कांपती आवाज में कहती है, साहब इसके पैसे तो दे दीजिए, सुबह से बोहनी भी नहीं हुई है। बुढ़िया, तू जानती है किससे बात कर रही है? इस इलाके में परिंदा भी पर मारता है तो मेरी मर्जी से, और तू मुझसे पैसे मांगेगी? तेरी औकात क्या है? साहब आप तो रक्षक हैं, गरीब की मेहनत की कमाई मत छीनिए। मेरा बेटा भी फौज में है, वह भी वर्दी पहनता है। वर्दी का नाम सुनते ही दिग्विजय का अहंकार और भड़क उठा। उसने आओ देखा ना ताव, पूरी ताकत से रामा देवी के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। रामा देवी जमीन पर गिर पड़ी। उनके रंग और गुलाल कीमती मोतियों की तरह धूल में बिखर गए। उनके मुंह से खून की एक लकीर बह निकली। भीड़ खड़ी देखती रही, पर किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। वर्दी के खौफ ने सबके मुंह सी दिए थे। लेकिन उस भीड़ में एक 18 साल का लड़का था, छोटू। वह चाय की दुकान पर काम करता था। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर हाथ में मजबूरी। उसने चुपके से अपने पुराने मोबाइल से इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। उसे पता था कि अगर वह बीच में गया तो दिग्विजय उसे कच्चा चबा जाएगा। शाम को कांपते हाथों से छोटू ने वह वीडियो मेजर विक्रम सिंह को भेज दिया। नीचे बस एक लाइन लिखी, साहब आप देश बचा रहे हो, पर यहां आपकी मां को पुलिस वाला पीट रहा है। अब कहानी मुड़ती है सियाचिन की बर्फीली वादियों की तरफ। तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे है। मेजर विक्रम सिंह अपने बंकर में बैठे नक्शे देख रहे हैं। तभी उनके फोन की घंटी बजती है। जैसे ही विक्रम वीडियो चलाते हैं, उनके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। वीडियो में उन्होंने देखा कि कैसे उनकी मां, जिन्होंने शेर की तरह पाला था, आज एक भ्रष्ट पुलिस वाले के जूतों के पास धूल और बिखरे हुए रंगों के बीच पड़ी है। उनकी मां के गाल पर वह लाल उंगलियों के निशान विक्रम के सीने पर किसी गोली की तरह लगे। विक्रम की मुट्ठियां भींच गईं, आंखों में खून उतर आया। उन्होंने पास पड़ी लकड़ी की मेज पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि लकड़ी के 2 टुकड़े हो गए। दुश्मन की गोली से सीना छलनी हो जाता तो गम नहीं था, लेकिन मां के आंसू, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे। विक्रम ने तुरंत अपने कमांडिंग ऑफिसर से बात की। उन्होंने कोई लंबी छुट्टी नहीं मांगी, बस इतना कहा, सर घर में आग लगी है, बुझाकर आता हूं। अगली ही सुबह मेजर विक्रम सिंह अपनी वर्दी उतारकर सादे कपड़ों में लेकिन सीने में प्रतिशोध की ज्वाला लेकर रतनपुर की ओर निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि आगे का रास्ता कितना मुश्किल है, क्योंकि यहां लड़ाई दुश्मन की सेना से नहीं बल्कि अपने ही सिस्टम के गद्दारों से थी। मेजर विक्रम सिंह जब अपने गांव रतनपुर की मिट्टी पर कदम रखते हैं तो हवा में वह अपनापन नहीं था। उनके सीने में एक ज्वालामुखी सुलग रहा था। जैसे ही वह अपने छोटे से घर के आंगन में पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनकी मां रामा देवी एक कोने में खड़ी अपनी फटी हुई टोकरी और रंग के खाली डिब्बे समेट रही हैं। उनके चेहरे पर काले और नीले निशान अब भी साफ दिखाई दे रहे थे।
विक्रम को देखते ही मां की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह अपना चेहरा छिपाने लगी। तू यहां? तू तो बॉर्डर पर था, तुझे किसने बुलाया? मां, जिस बेटे के रहते उसकी मां पे हाथ उठाया जाए, वह बेटा बॉर्डर पर दुश्मन से क्या लड़ेगा? पहले मुझे अपने घर के दुश्मनों से हिसाब करना है। विक्रम ने अपनी मां के पैर छुए और उनके घावों पर हाथ फेरा। उस पल विक्रम की आंखों में आंसू नहीं बल्कि प्रतिशोध की चमक थी। उन्होंने अपनी फौजी वर्दी एक संदूक में रखी और साधारण कुर्ता पायजामा पहनकर घर से बाहर निकले। उन्हें सीधे थाने नहीं जाना था। उन्हें पहले उस हैवान को अपनी आंखों से जुल्म करते हुए देखना था। शहर के मुख्य चेक पोस्ट पर विक्रम पहुंचे। वहां इंस्पेक्टर दिग्विजय राणा अपनी उसी पुरानी दबंगई में चूर था। वह हर ट्रक वाले से एंट्री के नाम पर पैसे वसूल रहा था। तभी विक्रम अपनी पुरानी साइकिल पर वहां से गुजरे। दिग्विजय ने उन्हें रोका। ए ओए रुक, कहां जा रहा है? निकाल, 10 रुपये एंट्री दे। साहब, मैं तो इसी गांव का हूं, अपने ही गांव में आने के लिए पैसे क्यों दूं? और यह रसीद कहां है आपकी? रसीद शब्द सुनते ही दिग्विजय का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह अपनी कुर्सी से उठा और विक्रम के करीब आकर खड़ा हो गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके सामने खड़ा यह साधारण सा दिखने वाला आदमी एक कमांडो रह चुका है। कानून सिखाएगा मुझे? मेरी वर्दी देख रहा है, इस इलाके का बाप हूं मैं। दिग्विजय ने विक्रम के चेहरे पर जोर से तमाचा मारा। विक्रम का चेहरा एक तरफ झुक गया, लेकिन वह गिरे नहीं। उनके पैर जमीन में ढंसे रहे। उनकी मुट्ठियां भींच गईं, नसें तन गईं। वह चाहते तो वहीं उस इंस्पेक्टर की गर्दन तोड़ सकते थे, लेकिन वह जानते थे कि अगर उन्होंने आज हाथ उठाया तो कानून उसे पुलिस पर हमला बताकर दबा देगा। उन्हें इस सड़े हुए सिस्टम को जड़ से उखाड़ना था। क्या देख रहा है? जा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। विक्रम चेहरे पर उस थप्पड़ की जलन लेकर सीधे रतनपुर थाने पहुंचे। वहां का नजारा और भी भयानक था। वहां के स्टेशन ऑफिसर ओमकार सिंह अपनी मेज पर पैर रखकर बैठे थे और पान चबा रहे थे। विक्रम ने जाकर मेज पर एक सादा कागज रखा। साहब, मुझे इंस्पेक्टर दिग्विजय राणा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। उन्होंने एक बुजुर्ग महिला और एक नागरिक के साथ मारपीट की है। अरे ओ लड़के, लगता है नया नया शहर से आया है। यहां हवा भी दिग्विजय साहब से पूछ के चलती है और तू उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखेगा? निकल यहां से। यह आपका फर्ज है साहब, आपको रिपोर्ट लिखनी होगी। देख भाई, इंसाफ इतना सस्ता नहीं होता। अगर तुझे अपनी अर्जी साहब की मेज तक पहुंचानी है तो 1000 रुपये निकाल। ये कागज आगे बढ़ाने का खर्चा है। विक्रम का दिल रो पड़ा। जिस देश के लिए वह गोलियां खाते हैं, उसी देश के थाने में एक सिपाही की मां के लिए इंसाफ की कीमत 1000 रुपये मांगी जा रही थी। विक्रम ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से आखिरी 1000 रुपये निकाले और मेज पर रख दिए। ओमकार सिंह ने पैसे जेब में रखे और उस कागज को बिना पढ़े ही एक रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जा, अब तेरा काम हो जाएगा। अगली दिवाली पे आना हाल पूछने। थाने से बाहर निकलते वक्त विक्रम के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। यह वह मुस्कान थी जो तूफान से पहले आती है। उन्होंने थाने के गेट पर खड़े होकर पीछे मुड़कर देखा और बुदबुदाए। तुमने आज सिर्फ एक नागरिक का अपमान नहीं किया, तुमने उस वर्दी का अपमान किया है जो मैं पहनता हूं। अब इंसाफ थाने में नहीं, मैदान में होगा। विक्रम ने अपना फोन निकाला और 3 कॉल किए। पहला कॉल अमित और कुलदीप को, जो उनके बचपन के दोस्त और पूर्व सैनिक थे। दूसरा कॉल कैप्टन आर्यन को, जो अब सेना के खुफिया विभाग में थे। और तीसरा कॉल जिसने पूरे जिले की सत्ता हिलाने वाली थी। जय हिंद सर, मेजर विक्रम बोल रहा हूं। सर, ऑपरेशन क्लीन अप शुरू करने का समय आ गया है। रतनपुर थाने में आज माहौल हमेशा की तरह ही था। इंस्पेक्टर दिग्विजय राणा अपनी कुर्सी पर बैठकर अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था और ऑफिसर ओमकार सिंह लूटी हुई रकम का हिसाब कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि कल जिस आम आदमी को उन्होंने थप्पड़ मारा और जिससे 1000 रुपये छीने, वह अब डरकर कहीं दुबक गया होगा। लेकिन तभी थाने के बाहर 3 गाड़ियां आकर रुकती हैं। गाड़ियों के दरवाजे बंद होने की आवाज इतनी तेज थी कि थाने के अंदर बैठे सिपाहियों के कान खड़े हो गए। अरे ओ सिपाही, देख बाहर कौन है? किसकी शामत आई है जो इतनी धमक के साथ यहां आया है? सिपाही बाहर गया और देखते ही उसके होश उड़ गए। बाहर मेजर विक्रम सिंह खड़े थे, लेकिन आज उनके साथ उनके 3 दोस्त अमित, कुलदीप और कैप्टन आर्यन भी थे। इन चारों की आंखों में वह चमक थी जो अक्सर जंग के मैदान में दिखती है।
विक्रम सिंह बिना किसी डर के सीधे दिग्विजय राणा के केबिन में घुस गए। दिग्विजय ने उन्हें देखा और अपनी कुर्सी से उठा भी नहीं। अरे 1000 रुपए वाला लड़का फिर आ गया। क्यों बे, कल का थप्पड़ कम पड़ा था क्या? और ये साथ में 3 और नमूने क्यों लाया है? दिग्विजय राणा, कल तुमने जिस गाल पर हाथ छोड़ा था वह एक बेटे का गाल था, लेकिन आज तुम जिस इंसान से बात कर रहे हो वह इस देश का एक सैनिक है। और याद रखना, फौजी जब तक सीमा पर रहता है तभी तक वह शांत रहता है। अगर वह अपनी पर आ जाए तो अच्छे अच्छों का भूगोल बदल देता है। ज्यादा जबान मत चला वरना अंदर डाल दूंगा। यहां कानून हम हैं, कानून तुम नहीं। गुंडे हो तुम और गुंडों का इलाज हमारे पास बहुत अच्छे से है। अभी बहस चल ही रही थी कि बाहर एक नीली बत्ती वाली गाड़ी रुकी जिस पर लिखा था जिला अधिकारी। पूरा थाना सन्न रह गया। किसी को खबर तक नहीं थी कि जिले की सबसे सख्त अफसर जिला अधिकारी सीमा वर्मा खुद यहां पहुंचने वाली है। दिग्विजय और ओमकार सिंह के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। वे आनन फानन में खड़े हुए और सल्यूट मारने की कोशिश की, लेकिन जिला अधिकारी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वह सीधे विक्रम सिंह के पास गई। मेजर विक्रम, क्या यही वे लोग हैं? पूरा थाना इस एक लाइन को सुनकर हिल गया। मेजर, इंस्पेक्टर दिग्विजय राणा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे समझ आ गया था कि उसने किसी साधारण लड़के को नहीं बल्कि भारतीय सेना के एक मेजर को थप्पड़ मारा है। इंस्पेक्टर दिग्विजय, तुमने एक बुजुर्ग महिला पर हाथ उठाया जो एक सैनिक की मां है। तुमने एक ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर का अपमान किया और तुमने 1000 रुपये की रिश्वत मांगी। तुम्हें लगता है कि तुम कानून से ऊपर हो? मैडम, यह सब झूठ है। इनके पास क्या सबूत है? तभी विक्रम सिंह ने अपना फोन निकाला और सामने मेज पर रख दिया। सबूत ये रहा साहब। इस फोन में ना सिर्फ तुम्हारी वसूली का वीडियो है बल्कि कल तुमने जो 1000 रुपये लिए और जो थप्पड़ मुझे मारा वह सब इस खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड है जो मेरे कुर्ते के बटन में लगा था। और वह छोटा लड़का छोटू वह गवाह है कि तुमने मेरी मां के साथ क्या किया। वीडियो चलते ही पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे दिग्विजय रिश्वत ले रहा है और कैसे उसने एक मां का अपमान किया। ओमकार सिंह और दिग्विजय राणा, तुम दोनों को इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है। तुम्हारे खिलाफ भ्रष्टाचार, मारपीट और पद का दुरुपयोग करने के आरोप में जांच शुरू होगी। और हां, वह 1000 रुपए वे अब तुम्हारे जेल जाने का टिकट बनेंगे। पुलिस वाले जो कल तक शेर बने फिर रहे थे आज भीगी बिल्ली की तरह हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे, लेकिन विक्रम सिंह ने उन्हें रोक दिया। माफी मुझसे नहीं, मेरी मां से मांगो। विक्रम अपनी मां रामा देवी को अंदर लाए। रामा देवी की आंखों में आज डर नहीं था। दिग्विजय राणा को उनके पैरों में झुकना पड़ा। यह सिर्फ एक मां की जीत नहीं थी, यह उस हर गरीब की जीत थी जो सिस्टम के हाथों दबाया जाता है। रामा देवी ने अपना हाथ विक्रम के सिर पर रखा और कहा, बेटा, आज तूने सिर्फ मेरा नहीं इस वर्दी का भी मान बढ़ा दिया। विक्रम ने अपनी मां के हाथ चूम लिए। उन्होंने जिला अधिकारी को सल्यूट किया और अपने दोस्तों के साथ थाने से बाहर निकल गए। बाजार के लोग जो कल चुप थे आज तालियां बजा रहे थे। याद रखना दोस्तों, वर्दी डराने के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए होती है। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, क्योंकि जब तक आप चुप रहेंगे तब तक दिग्विजय जैसे लोग पैदा होते रहेंगे। तो दोस्तों, यह थी मेजर विक्रम सिंह और उनकी मां की कहानी। आपको यह न्याय कैसा लगा? क्या हर भ्रष्ट अफसर के साथ ऐसा ही होना चाहिए? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और मनोरंजन के लिए बनाई गई है। हमारा उद्देश्य किसी भी विभाग या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और न्याय के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। अस्वीकरण। यह वीडियो पूरी तरह काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और सामाजिक जागरूकता पैदा करना है। कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना है और इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, विभाग या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यह वीडियो किसी भी सरकारी संस्था या पद का अपमान करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। हम सभी सुरक्षा बलों और कानून का सम्मान करते हैं। पानी जरूर होगा। यह खबर सुनकर गजेंद्र हैरान रह गया। उसे लगा था अनीता चौहान पुलिस स्टेशन जाकर हंगामा करेगी और सस्पेंड हो जाएगी, लेकिन उसने साधारण कपड़े पहने,
और चुपचाप उसी चाय वाले लड़के वरुण से मिलने गई जिसने पहला वीडियो बनाया था। वरुण, धनीराम काका मेरे भी पिता जैसे हैं, उनके लिए मैं कुछ भी करूंगा। अनीता चौहान ने वरुण और उसके कुछ दोस्तों को काम पर लगा दिया। उनका काम अनीता चौहान और वरुण कंप्यूटर के सामने बैठे फुटेज खंगालते रहे और आखिरकार मेहनत रंग लाई। एक प्राइवेट बैंक के बाहर लगे कैमरा और सस्पेंड हो चुका। दुर्जन सिंह उतरे, उनके हाथों में वही लकड़ी की पेटियां थी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि उन्होंने धनीराम काका शेर सिंह का फोन रिकॉर्ड पर रखा हुआ था। उसी रात शेर सिंह और गजेंद्र की बातचीत रिकॉर्ड हो गई। रिकॉर्डिंग में गजेंद्र हंसते हुए कह रहा था, शाबाश शेर सिंह, सारे पक्के सबूत मिल चुके थे। अगली सुबह होली का दिन था। गजेंद्र अपने बड़े से बंगले के लॉन में अपने गुंडों और कुछ तभी अचानक बंगले के बाहर जोरदार ब्रेक लगने की आवाजें आईं। धड़ाधड़ पुलिस की गाड़ियां वहां आकर रुकी। लॉन का बड़ा हथियारों से लैस भारी पुलिस बल था। गाने बजाने की आवाज अचानक बंद हो गई। सन्नाटा छा गया। गजेंद्र ने अपने यहां कैसे आना हुआ? आपके पिता तो लॉकअप में बैठकर होली मना रहे हैं ना? अनीता चौहान के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। शेर सिंह, शराब की पेटियां रख दी ना? गजेंद्र का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके हाथ से शराब का गिलास पुलिस ने उसे भी कॉलर से पकड़कर बाहर खींच लिया। तुम्हें क्या लगा? गजेंद्र, अनीता चौहान, अब मैं तुम्हारी इस झूठी ताकत का गुरूर तोड़ूंगी। अनीता चौहान ने संजय की तरफ देखा। हथकड़ी लगाओ इस गुंडे को। हथकड़ियों में खड़ा था। दोपहर तक धनीराम काका को पूरे सम्मान के साथ जेल से रिहा कर दिया गया। जब वह फूट फूट कर रोने लगे, अनीता चौहान दौड़ कर गई और अपने पिता के गले लग गई। मैंने कहा था ना बाबूजी, मैं आपके क्या? दोनों ने मुड़कर देखा। अभय अपनी आर्मी की वर्दी पहने एक बड़ा सा बैग लिए खड़ा था। वो सीधा कश्मीर से आ रहा था। होली खेली गई। अभय ने अपने पिता के चेहरे पर लाल गुलाल लगाया और अनीता चौहान ने उन्हें अपने हाथ से बने आलू आगे बड़े से बड़ा गुंडा भी नहीं टिक सकता। धनीराम काका आज बहुत खुश थे। उन्हें पता चल गया था कि उन्होंने जो यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं।